नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। फडणवीस ने किया था दावा, लेकिन पीएम मोदी के मैं वापस आऊंगा वाले बयान पर शरद पवार क्या कुछ बोले। जल्द भारत आएगा 26/11 आतंकवादी हमले का गुनहगार राणा, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की याचिका। देश में तेजी से भागेगा अर्थव्यवस्था का पहिया, पूंजीगत खर्च में इस साल 80% की भारी भरकम बढ़ोतरी का अनुमान। चांद के और करीब आएगा चंद्रयान 3, आज होगी विक्रम लैंडर की डीऑर्बिटिंग, 4 दिन बाद इसरो बनाएगा इतिहास। कुदरत की कहर से सिसक रहा हिमाचल, शिमला पर मंडरा रहा खतरा, कई जगह लैंडस्लाइड। और 6/370 पर सुप्रीम कोर्ट की तलब टिप्पणी, दखल देने से नहीं हिचकिचाएंगे अगर मिले सबूत। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें, अब समाचार विस्तार से। फडणवीस ने भी किया था दावा, लेकिन पीएम मोदी के मैं वापस आऊंगा वाले बयान पर शरद पवार ने क्या बोला। शरद पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि वापस आऊंगा और मैं देख सकता हूं कि उस बयान का भय अभी भी बरकरार है। कुछ लोग अभी भी भयभीत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को लेकर कहा, 2019 में देवेंद्र फडणवीस भी कहते थे कि वह सत्ता में वापस आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा उन्हीं से प्रेरित है। 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगले साल वह इसी लाल किले से झंडा फहराएंगे। उनके इसी दावे पर शरद पवार का बयान सामने आया। शरद पवार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा कि वह अगले साल लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए वापस आएंगे, फडणवीस से प्रेरित था, जो 2019 के विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान नियमित रूप से कहा करते थे कि वह वापस आएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार पर पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूरे देश उनके साथ खड़ा है और वह देश के नागरिकों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। फडणवीस ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके बीच ऐसा मेल है जिससे अपनी कार्यशैली के कारण कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। शिरडी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, हम 3 एक साथ आए हैं। आप शिंदे जी की कार्यशैली के बारे में जानते हैं और आप मेरे और अजित दावे के बारे में भी जानते हैं। हम तीनों का ऐसा मेल है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। शरद पवार का नाम लिए बिना फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा, पिछली बार मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा और मैं देख सकता हूं कि उस बयान पर भय अभी भी बरकरार है। कुछ लोग अभी भी भयभीत हैं। मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये कहा था मैं वापस आऊंगा तो लोग वास्तव में मुझे वापस ले आए, लेकिन कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया। जल्द भारत आएगा 26/11 आतंकवादी हमले का गुनहगार राणा, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की याचिका। विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वूर राणा की प्रत्यर्पण प्रक्रिया एक लंबित मामला है, इसीलिए इस तथ्य को देखते हुए यह लंबित है। मेरे पास देने के लिए कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। अमेरिकी अदालत के तहव्वूर राणा के प्रत्यार्पण रीट को खारिज कर दिया गया। अमेरिकी अदालत के फैसले के कारण राणा के प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिल सकती है। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है। भारत में 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलग्नता पाई गई थी। अमेरिका ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए विरोध किया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका 26/11 के मुंबई हमले में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग करता है। हालांकि विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वूर राणा की प्रत्यर्पण प्रक्रिया एक लंबित मामला है, इसीलिए इस तथ्य को देखते हुए कि यह लंबित है, मेरे पास देने के लिए कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। मुझे यकीन है कि न्याय विभाग प्रत्यर्पण मामले में आवश्यक उपाय कर सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट याचिका को खारिज कर दिया गया है।
राणा ने इस आदेश के खिलाफ 9वें सर्किट कोर्ट में अपील दायर की कि सुनवाई तक उसे भारत को न सौंपा जाए। वेदांत पटेल ने विदेश विभाग की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका दुनिया भर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम 2008 के मुंबई हमलों में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग करते हैं। विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र के दौरान कहा था तहबूर राणा जल्द ही भारतीय न्यायपालिका का सामना करेगा। जज फिशर के अनुसार राणा का पहला दावा है कि भारत उनके खिलाफ उन्हीं मामलों में कार्रवाई करेगा जिस मामले में अमेरिकी की अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है, इसीलिए उन्हें प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। याचिका में राणा ने दूसरे तर्क दिया था कि भारत ने अभी तक यह स्थापित नहीं किया कि राणा ने भारत में अपराध किए हैं। देश में तेजी से भागेगा अर्थव्यवस्था का पहिया। पूंजीगत खर्च में इस साल 80% की भारी भरकम बढ़ोतरी का अनुमान। इस साल बिजली, दूरसंचार, बंदरगाह और हवाई अड्डे, भंडारण और जल प्रबंधन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिक पार्क और सड़कें और पुल पर सरकार भारी खर्च करने जा रही है। देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही निवेश का माहौल भी सुधरता दिख रहा है। इसके साथ ही देश में पूंजीगत निवेश में भी तेजी के उछाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देश में निवेश गतिविधियों में तेजी आ रही है और पूंजी निवेश चालू वित्त वर्ष में 80% से अधिक बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित लेख में कहा गया है, विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता उपाय में सुधार, कर्ज मांग में तेजी और उपभोक्ता धारणा में सुधार में पूंजीगत व्यक्त को समर्थन मिल रहा है। चांद के और करीब आएगा चंद्रयान 3। आज होगी विक्रम लैंडर की डी-ऑर्बिटिंग। 4 दिन बाद इसरो बनाएगा इतिहास। चंद्रयान 2 के दौरान हुई गलतियों से सबक सीखकर इसरो ने इस बार कई सुधार किए हैं, इसीलिए दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई हैं। लेकिन भरोसा भी है कि हम 5 दिन बाद चांद की सतह को चूमकर ही दम लेंगे। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 में अब तक सब कुछ ठीक रहा। प्रॉब्लम्स मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर चांद की कक्ष में अकेला चक्कर लगा रहा। आज विक्रम लैंडर की डी-ऑर्बिटिंग की जाएगी। इसके बाद 20 अगस्त को भी डी-ऑर्बिटिंग होगी। इसका मतलब ये है कि लैंडर को चंद्रमा की निचली कक्षा में लाकर उसके और करीब लाया जाएगा, जहां से 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा पर लैंडिंग के साथ इतिहास बनाएगा। इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल में तस्वीर जारी की जिसमें आगे प्रॉब्लम्स मॉड्यूल है, जबकि पीछे लैंडर विक्रम के अलग होने की प्रक्रिया है। गुरुवार 17 अगस्त को दोपहर 1:15 पर विक्रम लैंडर अपने प्रॉब्लम्स मॉड्यूल से अलग हो गया। अब लैंडर यहां चांद का रुख करेगा। वहीं प्रॉब्लम्स मॉड्यूल अगले 1 साल तक चांद के चक्कर लगाकर धरती पर इसकी जानकारी भेजता रहेगा। अब लैंडर अकेला चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगाएगा। आज और फिर 20 अगस्त को इससे चांद की सतह के तौर करीब लाया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर घूम चलेगा। चंद्रमा की सतह से लैंडर विक्रम 150 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है। उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि वो न्यूटन दूरी को तय कर सके। अब चंद्रयान के रोवर का लैंडिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अब लैंडर की रफ्तार धीमी की जाएगी। जब चंद्रमा से रोवर की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी और लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। इसरो को उम्मीद है कि 23 अगस्त शाम को 5:47 पर ओवर की लैंडिंग की यात्रा शुरू होगी। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुनिश्चित उतारा जाएगा। बता दें कि ये लैंडिंग चंद्रमा के उस हिस्से में हो रही है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसे मून का डार्क साइड भी कहते हैं। ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां पानी, बर्फ और कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर के पास 4 वैज्ञानिक उपकरण है जो अलग अलग काम करेंगे, जिनमें से पहला उपकरण चंद्रमा के भूकंपों की स्टडी करेगा, जबकि दूसरा उपकरण ये स्टडी करेगा कि चंद्रमा की सतह गर्मी को गुजरने कैसी देती है। तीसरा चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा एनवायरमेंटल की स्टडी करेगा और चौथा उपकरण की मदद से वैज्ञानिक चादर और पृथ्वी की दूरी को एक्सक्लूसिव से नाप सकेगा। इसके अलावा लैंडर और रोवर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में होंगे। चंद्रयान 2 के दौरान हुई गलतियों से सबक सीखकर इसरो ने इस बार कई सुधार किए हैं, इसीलिए दिल को धड़कने जरूर तेज है।
कुदरत के कहर से सिसक रहा हिमाचल प्रदेश, शिमला पर मंडरा रहा है खतरा, कई जगहों पे लैंडस्लाइड। हिमाचल प्रदेश एक बड़ी प्राकृतिक विभीषिका झेल रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन से राज्य के कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राजधानी शिमला पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश कुदरत के कहर से सिसक रहा, राज्य के अधिकांश जिले भारी बारिश और भूस्खलन से त्रस्त हैं। इस पहाड़ी राज्य में 6 जिलों इस प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा खतरा शिमला शहर पर मंडरा रहा। शिमला शहर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई है। इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। राजधानी शिमला में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के कामों में जुड़ी हुई है। शिमला और खूबसूरत शहर के खौफ पसरा हुआ है। पिछले करीब 5 दिन में प्राकृतिक आपदा में 74 लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला में ही 3 जगह समर हिल में शिव मंदिर तथा फागली और कृष्णनगर में हुए भूस्खलन की वजह से 21 लोगों की मौत हुई। समर हिल्स में 1400, फाल्गी में 500 और कृष्णनगर में 200 बरामद किए गए। शिव मंदिर के मलबे में अब भी 8 लोग के दबे होने की आशंका है। वहीं 24 जून से अब तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में 330 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य को करीब 8000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। राज्य की 800 सड़कें या टूटी गई है या फिर मलबा आने के चलते यातायात बाधित हो गया है। सेना, वायुसेना और अन्य बचाव कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौर के पोंग पांत में 309 लोगों को निकाला है। पिछले 3 दिनों में इन इलाकों में 2074 लोगों को निकाला गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बृहस्पतिवार को मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के मटेहड़ी, बालद्वार, मरसेन और जुकैन के बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि मानसून से भारी बारिश के क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण में 1 साल तक का समय लगेगा। सुक्खू ने कहा कि पिछले महीने जुलाई और हर सप्ताही बारिश की वजह से राज्य में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अनुच्छेद 370 हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इस विषय पर 7 दिन की बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने मुखालफत करने वाले पक्ष से सवाल किया, क्या वो इस विषय पर न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान संसद में किया था। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इस तरह से जम्मू और लद्दाख अलग अलग हो गए। केंद्र सरकार के इस ऐलान जहां कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया तो कुछ आवाज विरोध भी उठे। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को गलत बताने वाले का तर्क है कि केंद्र सरकार ने महज राजनीतिक सभा के लाभ के लिए फैसला लिया था। अनुच्छेद 370 हटाने की मुखालफत करने वाले पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्या आप केंद्र की मंशा समझने के लिए न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अगर फैसला संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ होगा तो दखल देने से पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत शामिल हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में दलील पेश करते हुए एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि वो संविधान के साथ धोखाधड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरह सियासी था। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखते तो फैसले से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी थी और संसद के पास शक्ति के साथ राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति हासिल की थी। उन्होंने 370 के उपखंड 3 का हवाला देते हुए कहा कि इस आधार पर अनुच्छेद 370 को हटाया ही नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने संविधान के साथ धोखाधड़ी की थी। दुष्यंत दवे ने कहा कि अगर आप बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखें तो अनुच्छेद 370 का फैसला उनका मुख्य एजेंडा था। सरकार में आने के बाद उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी भी दल का घोषणा पत्र संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं किया जा सकता। विकास और दूसरी बात का हवाला देकर संवैधानिक आत्मा को कुचला नहीं जा सकता। कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विदाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए थी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।